अलावा हमने कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में भी देखा था कि आर्टिकल नंबर 13 के जो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 हैं उनके ऊपर कौन से प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है या नहीं होता है। आगे आ जाइए। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 और 2 पर या नहीं होता है, उसके बारे में भी हमने देखा था। ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपको डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी एक्लिप्स के बारे में बताया था। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी जो होती है वो क्या होता है। तो सेपरेबिलिटी या सेपरेबिलिटी दोनों ही तरह के कंसेप्ट एक ही शब्द है, दो बार उसको अलग अलग तरीके से बनाया गया है, बताया गया है। सेपरेबिलिटी का मतलब होता है सेपरेशन। ठीक है। सेपरेशन का मतलब क्या हुआ कि उसको अगर कोई लॉ ऐसा है जो इनकंसिस्टेंट जा रहा है किसके, फंडामेंटल राइट के अगर इनकंसिस्टेंट जा रहा है तो फिर उस केस में क्या होगा। तो वो कहता है कि ऐसे केस में ऐसे प्रिंसिपल ऐसे लॉज को जो कि आपको आर्टिकल नंबर 13 के क्लॉज नंबर 3 में समझाए गए हैं, उन लॉज को क्या कर दिया जाएगा, उस उन लॉज को सेपरेट कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। सपोज करो 10 सेक्शन हैं, 10 सेक्शन किसी लॉ के या किसी बेयर एक्ट के ऐसे हैं जो इनकंसिस्टेंट जा रहे हैं आपके फंडामेंटल राइट के, या वो क्या कर रहे हैं उन फंडामेंटल राइट के उनकी जो मेन राइट है उनको उनमें कमी कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, उनको सेपरेट कर दिया जाएगा। ठीक है। उस तरीके की बात जो है आपको यहाँ बताई गई है। फिर साथ ही साथ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, इसमें दोनों ही चीजें हो सकती हैं। अगर सेवियर किया जा सकता हो, अलग किया जा सकता हो ऐसे फंडामेंटल राइट जो फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट जाके काम कर रहे हैं, तो उस केस में तो क्या होगा, उस केस में तो एक काम होगा, वो ये है कि वहां पर सबसे पहले उसको सेपरेट कर दिया जाएगा, अगर कि वो सेपरेट हो सकता होगा तो। ठीक है। अगर सेपरेट नहीं हो सकता होगा तो फिर क्या करेंगे इस केस में, तो पूरा का पूरा जो लॉ है उसको ही क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, रिपील कर दिया जाएगा। ठीक है। ये हमने बात पढ़ी थी। इसके अलावा मैंने एक और चीज बताई थी आपको डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के बारे में। एक्लिप्स जो था वहां पर हमने समझा कि एक तरीके से वो क्या करता है, शेडो बना देता है। मतलब वहां पर कोई एक्ट या कोई कानून जो है वो रिपील नहीं होता। और ध्यान रखना डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है केवल आपके आर्टिकल नंबर 13 के क्लॉज नंबर कौन से पे लगता है, 13 के क्लॉज 1 पर ही लागू होता है। ये भी मैंने बताया था आपको। कैसे लागू होता है उसके बारे में समझाया था, क्योंकि आपको ये तो पता है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का क्या मतलब होता है, भूतलक्षी प्रभाव का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है क्या। सिमरन जी, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, क्यों यहाँ पर सर आर्टिकल नंबर। हाँ। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वो होता है जब अगर कोई लॉ आया है तो वो आगे मतलब जैसे अगर 2024 में कोई लॉ आया है तो ठीक अब है। वो अपकमिंग ईयर्स में फॉलो होगा। हाँ, आने वाले में तो होता है तो उसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव, उसे बोलेंगे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का क्या मतलब होता है, भूतलक्षी प्रभाव कौन बता सकता है। सर मतलब रेट्रोस्पेक्टिव जो पास्ट को देखकर होगा मतलब। हाँ, भूतलक्षी का भूत का मतलब ही समझ में आ रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। मतलब जो पिछले जो ईयर निकल चुके हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। यस हाँ, सर। उन पर भी लागू हो जाता है। मतलब जो आज कोई कानून बना है, सपोज करो 2024 में आपका कोई कानून बन के आया है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि क्या वो जो कानून बना है क्या वो 2002 के अंदर कोई कानून है उसके ऊपर भी लागू होगा क्या, उनके वो डिसीजन को भी इफेक्ट करेगा क्या, अगर वहां पर कोई डिसीजन दिए गए हैं। अगर इफेक्ट करता है तो ये कानून अगर इसको इफेक्ट करेगा 2000 के डिसीजन को, या कोई नियम कायदे कानून आए थे उस टाइम पे, तो उसे तो कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है। और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो 2024 के बाद जितने भी और नियम कायदे कानून चलेंगे तो उसका प्रभाव क्या इन सब पे पड़ेगा क्या, तो उसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इसको समझ लो, भूतलक्षी और एक भविष्यलक्षी, हिंदी में बोलते हैं इनको। ठीक है। इसके अलावा यहां पर आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या है, मैंने क्या बताया कि आर्टिकल नंबर 13 के क्लॉज 1 में एक बात है जो क्या बताती है आपको, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में क्या बताती है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बताती है। मतलब आपके संविधान के आने से पहले जो लॉज बने हैं उनके ऊपर क्या उस जो वो लॉज बने हुए हैं आपके,
क्या उन्होंने अगर मान लो कोई फंडामेंटल राइट का ब्रीच किया है, या कोई ऐसा डिसीजन दिया है, ऐसा कोई कानून उस टाइम पे बना था, सपोज करो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था 1950 में, और ब्रीच कब हुआ है 1920 में, तो क्या इस इफेक्ट उस टाइम पर जो प्रभाव पड़ा है आपके ऊपर, तो कोर्ट में जाकर के आप अपने फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट इसके खिलाफ केस कर सकते हो क्या? 2020 में जो इफेक्ट आया था, नो सर। नहीं कर सकते। भविष्य लक्ष्य है, इसलिए कहा है कि फंडामेंटल राइट का अगर आगे भविष्य में कोई भी दिक्कत करेगा, आपके फंडामेंटल राइट को कोई भी कानून जो है वो ब्रीच करने की कोशिश करेगा आगे, कब से 1950 के बाद से, तब तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो पिछले जो कानून बन चुके हैं, अगर वो अभी भी चल रहा है तब फिर फाइल कर सकते हो रिट पिटीशन, उसे वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो, क्योंकि 1950 के बाद भी चल रहा है ना, तो भी करवा सकते हो। लेकिन अगर मान लो 1940 में कोई आया था, उसने कोई इफेक्ट कर दिया, कोई ऐसा डिसीजन आ गया जिसकी वजह से आपको नुकसान पहुंच गया आपके फंडामेंटल राइट को, तो फिर ऐसे केस में वो वहां पर काम नहीं करेगा, लागू नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि आर्टिकल नंबर 13 के क्लॉज 1 के अंतर्गत जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं, जिनकी यहाँ पर बात की गई है, उनके ऊपर फंडामेंटल राइट का कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर होगी बात? किस किस को समझ में आई ये बात बताइए, शुभम जी, पलक जी। चलिए, हमारा आर्टिकल नंबर 13 का क्लॉज 1 समझ में आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स समझ में आ गया था। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स किसके ऊपर लागू होता है ये पता चला? ध्यान रखो, यस आर्टिकल सर। आर्टिकल नंबर 13 के क्लॉज नंबर 1 के अंतर्गत और 30 क्लॉज 2 के ऊपर, दोनों के ऊपर आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी तो लागू हो सकता है, लेकिन एक्लिप्स एक्लिप्स किसके ऊपर लागू होगा? केवल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के ऊपर ही होगा। ठीक है, मतलब जो पहले 1920 के अंदर अगर कोई कानून आया है, और वो ऐसा कानून है जो क्या कर रहा है, हमारे किसी फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे केस में आप क्या डाल दोगे उसके ऊपर, कानून के ऊपर रिपील करने की बजाय पर्दा भी डाल सकते हो। ठीक है, पर्दे का मतलब उसे छुपा सकते हो कुछ टाइम के लिए, लेकिन जैसे ही आपके फंडामेंटल राइट के अंदर कोई भी अमेंडमेंट आ जाएगा, या वो ऐसा हो जाएगा उसमें कोई अमेंडमेंट ला करके वो 1920 का और फंडामेंटल राइट दोनों ही आपस में कंसिस्टेंट काम कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में 1920 के अंदर जिसके ऊपर पर्दा डाला गया था वो वापस से क्या हो जाएगा, इन्फोर्स हो जाएगा, वापस से लागू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अलग से कोई बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर होगी बात? इसके अलावा मैंने आपको 3 के अंदर बताया था लॉज क्या होते हैं, लॉज की डेफिनेशन बता रखी है, और 4 में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बता रखा है कि कोई पुराने जो लॉज हैं उनके बारे में, सॉरी 3 के ए में और बी में, ये यहाँ लॉ की डेफिनेशन बता रखी है आपको। क्लॉज नंबर 4 जो है वो आपका, आपको पता है कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से आया था? किसको पता है इसके बारे में? आर्टिकल नंबर 13 का क्लॉज 4 कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था? 24। 44 नहीं, 24। कौन सा है? 24 अमेंडमेंट एक्ट से आया था। कौन से ईयर में आया था बताओ? 1971। 1971। 44 आया था 1976 में, 42nd आया था 1976 में, 42nd 42वां, और 44वां आया था 1978 में। क्लियर हो गई क्या बात? आप लिख लो चाहो तो, एक केस लिखिए फटाफट से। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है वो कौन से केस से हेल्ड हुई थी, किस केस से आया था बताओ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। भीका जी का एक केस था, लिखो भीका जी के केस के बारे में। भीका जी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 1955 का ये केस था, जिसमें ये डॉक्ट्रिन के बारे में बताया गया, डॉक्ट्रिन ओरिजिनेट हुई थी उस टाइम पे। कौन सा था? भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 1955 का केस है। और ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, आपको इसके बारे में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार ये सवाल आता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था, कौन से केस में इसको हेल्ड किया गया था, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके लिए।
ये मैंने आपको बता ही दिया। आपसे ये भी सवाल पूछा सकता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है आर्टिकल नंबर 13 के क्लॉज 1 पर लगती है, लागू होती है, 2 पर लागू होती है, 3 पर लागू होती है, 4 पे लागू होती है। तो याद रखना है कौन सा, आर्टिकल नंबर 13 का क्लॉज। एक ऐसे ही एक और केस है, देखिए, दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस के अंदर ये 1959 का केस है, 15 जनवरी 1959 का ये केस है, जिसके अंदर कहा गया था अगर की पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कौन से होते हैं, जो 1950 के बाद अपनी पार्लियामेंट ने स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होंगे, और उन्होंने क्या किया है, हमारे फंडामेंटल राइट का ब्रीच किया है, क्या किया है, फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया है, ब्रीच किया है, तो ऐसे केस में वो वॉइड एबिनिशियो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, उसके ऊपर कोई भी प्रोस्पेक्टिव और ये सारी चीजें लागू नहीं होंगी, वो डायरेक्ट आप ऐसा कर सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये आपको ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में कहां पता चलता है ना, 13(2) में, आर्टिकल नंबर 13 के क्लॉज नंबर 2 के अंदर इसके बारे में पता चलता है। आप चाहो तो लिख लो, एनी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज दैट द कंट्रावेन या वॉयलेट द फंडामेंटल राइट, मतलब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब भविष्य के जो लॉज हैं, संवैधानिक लॉज हैं, ठीक है, वो अगर कंट्रावीन करते हैं फंडामेंटल राइट का, तो वो शुरुआत तौर पर ही क्या हो जाएंगे, वॉइड डिक्लेयर हो जाएंगे, वॉइड एब इनिशियो कहते हैं उनको, नल एंड वॉइड कहना, ठीक है ना। अब यहां तक की हमारी बात क्लियर है। मैंने आपको इसके अलावा एक और चीज समझाई थी, आर्टिकल नंबर 13 के क्लॉज नंबर 4 के बारे में। मैंने आपको बहुत सारे केस लॉज भी बताए थे, शंकरी प्रसाद से स्टार्ट किया था और केशवानंद भारती तक के केसेस के बारे में बताया था, है ना। शंकरी प्रसाद का केस आया था, फिर कौन सा आया था, गोलकनाथ का केस आया था, और फिर गोलकनाथ के केस के बाद एक और केस आया था, उस केस का नाम था केशवानंद भारती, ठीक है। एक सज्जन सिंह का भी केस आया था बीच में। तो ये कुछ केसेस थे, इनके बारे में मैंने आपको डिटेल में सारी चर्चाएं बता दी थी कि क्या क्या हुआ था, पहले क्या कहा था, फिर क्या कहा था, फिर उसके बाद जो इंदिरा गांधी के टाइम पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, इसे जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बताया था कि क्यों जोड़ा गया इसे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसके अंदर बताया आर्टिकल नंबर 13 के क्लॉज नंबर 4 के अंदर कि आपका जो ये सेक्शन नंबर 368 है, कौन सा आर्टिकल, 368 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 368 क्या बताता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में बात बताता है। अब ये कह रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होते हैं, वो क्या है, एक तरीके के लॉज हैं, क्या है, वो एक लॉज हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर आप करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कोई अमेंडमेंट करोगे, तो वो लॉ ही तो बनेगा एक तरीके का, तो वो भी कानून है। और आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत आने वाला भी क्या कहला रहा है अपने आप में, वो भी कानूनी है, वो भी लॉ है, क्योंकि डेफिनेशन बता रखी है। लेकिन इन्होंने कहा कि यहां पर आर्टिकल नंबर 13 के अंदर कोई भी लॉ बनाया जाता है और वो फंडामेंटल राइट के क्या चला जाता है, अगेंस्ट चला जाता है, विपरीत चला जाता है, तो ऐसे केस में जुडिशियल रिव्यू के थ्रू क्या करवा सकते हो आप उसे, उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो। लेकिन इन्होंने क्या कहा ऐसे केस में, ऐसे केस में कहा कि 368 के द्वारा हमने कोई उसके अंदर अमेंडमेंट किया है, तो वो नल एंड वॉइड नहीं होगा, वहां पर आप आर्टिकल नंबर 13 का ग्राउंड नहीं ले सकते, मतलब उसके लिए आप डायरेक्ट रिट पिटिशन नहीं कर सकते। इसके लिए वो कह रहे हैं कि यहां पर आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत जो लॉ बताया गया है, वो 368 के लॉ से अलग माना जाएगा। क्लियर होगी बात। इसके बारे में स्टेट का अमेंडमेंट आया था, 24 अमेंडमेंट एक्ट, आपको पता ही चल गया इसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था।
और क्या कहा था, और इसको बेसिक स्ट्रक्चर का क्या माना इन्होंने, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना इन्होंने, ठीक है ना। कि अब से क्या होगा कि आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत आने वाला लॉ जो है वो क्या होगा, 368 से सेपरेट होगा, वो दोनों एक जैसे नहीं होंगे। नहीं तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई भी लाएंगे, ये तो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट मान के इसे अनडिक्लेयर कर देंगे ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता देंगे। इसलिए उन्होंने ऐसा किया। इससे क्या होगा कि पार्लियामेंट की सारी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट छीन लेगा। इसी चक्कर में उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं कर सकते, 368 अलग है और आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत जो लॉ बताया गया है वो अलग है। हाँ, बात समझ में आई क्या, बताइए। वीनस जी समझ में आ रहा है क्या? दिशा जी, पलक जी बताइए। यस सर। बिल्कुल, उसके लिए रेट पिटिशन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिल जाएंगी आपको। हाँ हाँ, आर्टिकल नंबर 13 में जो प्रोसेस चलता है कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है वो नहीं करवा सकते, उसके अलावा अगर कोई दिक्कत आ रही है, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में दिक्कत आ रही है, तो आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें होती हैं इसमें। अब आ जाइए आर्टिकल नंबर 14 पर। आर्टिकल नंबर 14 निकाल लीजिए सभी। इसको समझने के लिए आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। देखो क्या लिखा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। देखो इस राइट टू इक्वालिटी को समझ लो पहले, थोड़ा सा चैप्टर कंसेप्ट समझ लो इसका। देखो, आपने आर्टिकल नंबर 12 को समझ लिया, जनरल रूल बताता है वो स्टेट क्या होता है, क्योंकि स्टेट इसलिए समझाया गया है क्योंकि स्टेट आगे आर्टिकल नंबर 13 में क्या बनाता है, कानून बनाता है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए वहां पर आर्टिकल नंबर 12 को समझाया, फिर उसके साथ साथ आर्टिकल नंबर 13 को समझा दिया। क्लियर हो गई बात? अब कह रहा है कि फंडामेंटल राइट का पहला जो प्रीलिमिनरी इन्होंने स्ट्रक्चर बताया, उसमें कहा कि फंडामेंटल राइट जो है उसके अंदर सबसे पहला इक्वालिटी का राइट होता है। क्या होता है? इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। देखिए इसे, ये है आपका साहब राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी को जब समझा है तो इसके अंदर केवल एक आर्टिकल 14 नहीं आता, क्या क्या आते हैं, आर्टिकल नंबर 14 टू 18 कितने आते हैं, 14 से 18 तक के सेक्शन आर्टिकल्स आते हैं। अब यहां पर आर्टिकल नंबर 14 जो है ये तो बताता है राइट टू इक्वालिटी के बेसिक प्रिंसिपल्स। क्या बताता है? बेसिक प्रिंसिपल्स बताता है आपको, मतलब एक तरीके से सारभूत सिद्धांत बताता है। ठीक है, कौन बताता है ये काम? आर्टिकल नंबर 14। लेकिन इसके अंदर पूरी बातें तो बताई नहीं गई हैं। इसके जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है वो कहां कहां किए गए हैं, तो कहता है आर्टिकल नंबर 15 के तहत, 16 के तहत, 17 के तहत और 18 के तहत। इन इसके अंदर तो जनरल रूल बताया है, और उसके अगेंस्ट जो रीजनेबल क्लासिफिकेशंस हैं वो कहां कहां बताए गए हैं, आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 में। बताते ये भी हैं कि इक्वालिटी के आगे इन्होंने क्या बता रखा है, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए किसी के बीच में, रेस का, कास्ट का, रिलीजन का, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यहां पर भी इस तरीके की बात बताई है। यहां पर भी सेम टाइटल वाइटल को लेकर के, अनटचेबिलिटी को लेकर के, और ये सारा चीजें ऐसे बता रखी। तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन की मना कर रहे हैं ना, तो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, बेसिक फंडामेंटल किसने बताया इसके बारे में, आर्टिकल नंबर 14 ने। इसलिए इसको रूल ऑफ लॉ के नाम से भी जाना जाता है। अब रूल ऑफ लॉ कहां से आया? हाँ, डाइसी का एक लूकेस। सिद्धांत था। हाँ बताइए। सर एविडाइसी। लूकेस। बिल्कुल, एवी डाइसी जो थे उन्होंने इसके बारे में आपको बताया था। अच्छा, कहां से आया, कहां से लिया ये सोर्स, कहां से लिया हमने कंसेप्ट? यूके या ब्रिटेन? बिल्कुल सही बात है, ब्रिटेन से लिया था। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, किसने इसको ओरिजिन किया था, एवी डाइसी ने। क्लियर हो रही है बात? अब यहां पर, यहां तक की तो बात हमें समझ में आ गई कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इसके साथ साथ आपको अब इसकी लैंग्वेज को देखना होगा। लैंग्वेज से बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके। जैसे कि निकाल लो अपने पास, देखो क्या लिखा है,
इक्वालिटी बिफोर लॉ, देखो राइट टू इक्वालिटी के अंदर, क्योंकि इक्वालिटी समानता का अधिकार देने की बात कर रहा था, उसी का पार्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ। देखो इसे, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब क्या है इसका, कि लॉ के सामने सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल, सब लॉ के सामने सब इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हर जगह लॉ का ही क्या होगा, पालना होगी, उसी का ही नियम कायदा कानून चलेगा और उससे ऊपर कोई भी नहीं। जैसे कि प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, इसको पहले प्रधानता दी गई है क्या, वो कह रहा है सब लोग, सब लोगों को, प्रेसिडेंट हो चाहे गरीब आदमी हो, ऊंचा हो चाहे नीचा हो, पैसे वाला हो चाहे और ज्यादा गरीब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबके ऊपर एक समान कानून लागू होगा। इसलिए उसने क्या कहा, रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट हमने कहां से लिया फिर, यूके से लिया। कह रहा है सबको समानता का अधिकार, मतलब लॉ के सामने हर एक व्यक्ति क्या होगा, इक्वल ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन ये क्या जस्टिफाइड है, क्या हर व्यक्ति को आप, हमारे यहाँ के समाज में इतनी डाइवर्सिटी है, क्या हर किसी को इक्वल ट्रीट कर सकते हो क्या आप? जैसे नो सपोज, सर। जैसे सपोज करो, एक 5वीं क्लास का बच्चा है और एक 10वीं क्लास का बच्चा है, दोनों को इक्वल ट्रीट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मान लो आपने टैक्स लगा रहे हो दोनों के ऊपर, एक व्यक्ति बहुत गरीब है, एक व्यक्ति बहुत अमीर है, क्या दोनों पर सेम टैक्स लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसे थोड़ा ना हो सकता है। तो इसको कैसे माना इन्होंने, इस इक्वालिटी बिफोर के कंसेप्ट को हमने कैसे लिया, हमने इसको कहा कि ये नेगेटिव कंसेप्ट है। कैसा है, नेगेटिव कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट माना हमने इसे, नेगेटिव कंसेप्ट माना, कि हम ये तो चाहते हैं कि सब लोग इक्वली ट्रीट किए जाएं, सबको एक जैसा अधिकार हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल ऐसे नहीं होगा कि इक्वली ट्रीट करे हो जाएगा सबको। उसके लिए हमें कुछ और प्रोसेस चलानी पड़ेगी, और उसके लिए सबके बीच में, सबको, जो गरीब हैं उनको इक्वल ट्रीट तो तभी कर सकते हो ना, जब गरीब को अमीर करोगे और उसके बराबर बनाओगे। सपोज करो, ये ए नाम का व्यक्ति है, ये नीचे बैठता है जमीन पे, और ये व्यक्ति सिंहासन पे बैठा हुआ है। अब कहते हो कि इन दोनों को इक्वल ट्रीट करो, कैसे कर पाओगे? जब इस व्यक्ति को भी सिंहासन दोगे, ए नाम की व्यक्ति को, तभी तो बैठ पाएंगे दोनों, इक्वल ट्रीट कर पाएंगे। तो कह रहे हैं इसके लिए पहले एक प्रोसेस होना चाहिए कि इस व्यक्ति के वेलफेयर के लिए इसे ऊपर उठाकर लाया जाए, तभी तो इक्वल ट्रीट करोगे दोनों को। तो उसके लिए सेम कंसेप्ट बताया और कहा कि ये जो कंसेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ का, ये क्या है, एक नेगेटिव कंसेप्ट है। ठीक है, आप लैंग्वेज पढ़ो पहले तो, आर्टिकल नंबर 14 की, आप चाहो तो ये लिखो। देखिए, लिखा है स्टेट शेल नॉट डिनाई, देखो स्टेट लिखा हुआ है ना, स्टेट किसके लिए आया बताओ, कौन सा, किस आर्टिकल में बता रखा है स्टेट को? आर्टिकल 12। नंबर 12 में बता रखा है स्टेट क्या होता है। देखा है, शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, अंडरलाइन कीजिए एनी पर्सन शब्द को। एनी पर्सन में कौन आता है बताओ? एनी पर्सन जो है वो किसके लिए डिनोट किया गया है? बिल्कुल, यहां पर एनी पर्सन का मतलब है मेल हो, फीमेल हो, चाइल्ड हो, है ना, या कोई और व्यक्ति हो। और साथ ही साथ उन्होंने समझाया इसको कि यहां पर कोई इंडियन सिटीजन हो, भाई मेल फीमेल, और ये जो बच्चे हैं, या कोई ट्रांसजेंडर हैं, इसको तो बाद में इंक्लूड किया है ट्रांसजेंडर को, जब संविधान बनाया गया था तब इस तरह की कोई चीज नहीं थी। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि एनी पर्सन में कौन कौन आएगा? एनी पर्सन में तो कंपनी भी आ सकती है, नहीं आ सकती, फर्म भी आ सकती है, आर्टिफिशियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसका मतलब। लेकिन इन्होंने यहां पर इंटरप्रिटेशन करते हुए बताया कि एनी पर्सन का मतलब है या तो इंडिया के सिटीजन, और इंडिया का अगर कोई सिटीजन नहीं भी है और वो व्यक्ति भारत देश के बाहर रहता है, और वो कहाँ आया घूमने, भारत में आया है, रहने आया है, तो मतलब कोई व्यक्ति फॉरेनर है। तो कह रहा है सबको इक्वल ट्रीटमेंट ही किया जाएगा, इक्वल ही ट्रीट किया जाएगा। तो कह रहा है नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो एनी पर्सन के बगल में लिख लेना सिटीजन और नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर? और इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ एक कंसेप्ट है, छोटी सी लाइन लिखी हुई है, लेकिन इसके बारे में समझेंगे क्या है।
जैसे मैंने अभी बताया, जिससे क्या निकल के आया, रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट निकल के आया आपका। ऐसे ही है, एक और लाइन लिखी हुई है, और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या लिखा है दूसरा कंसेप्ट? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब देखो यहां पर ये कह रहा है कि लॉ के सामने तो सब कैसे होने चाहिए, लॉ के सामने सब व्यक्ति एक ही माने जाएंगे। आपने देखा होगा ना, आपने कभी ध्यान दिया हो तो जो कोर्ट होती है, कोर्ट में वो जो पट्टी बंधी होती है ना उस लेडी के, जो तराजू हाथ में होता है, न्याय की मूर्ति जो होती है, तो वो जो मूर्ति है वो क्या डिनोट कर रही है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आएगा कोर्ट में, वो चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई और व्यक्ति हो, छोटा हो बड़ा हो, सबको एक ही तराजू से तोला जाएगा, सबके लिए एक ही कानून होगा, उसके लिए कोई छोटा बड़ा कोई नहीं होगा, वो नहीं देखेगी क्या चीज है। उसी हिसाब से बताया है कि सबको रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत ही काम करना पड़ेगा। लेकिन कह रहे हैं कि भाई ये तो कंसेप्ट ठीक है आपका कि सबको इक्वल देख, बात सुनने में और देखने में बहुत अच्छी लग रही है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, लेकिन ये कह रहे हैं सबसे पहले उसको इक्वल ट्रीटमेंट तब दोगे आप किसी व्यक्ति को कि जब उस व्यक्ति को इक्वल प्रोटेक्शन तो मिले। अब इक्वल प्रोटेक्शन करोगे जब ही तो ट्रीटमेंट दे सकते हो। जैसे कि गरीब है कोई व्यक्ति तो उसे अमीर बनाओ पहले, तो कैसे बनाओगे, तो कह रहा है लॉ के प्रोटेक्शन से। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब हर व्यक्ति के लिए एक जैसा कानून काम नहीं कर सकता, इसलिए एसटी एससी के लिए अलग से लॉ बनाया कि नहीं बनाया, इसलिए महिलाओं को भी देखते हुए अलग लॉ बनाया कि नहीं बनाया, क्योंकि महिलाओं को ज्यादा शोषण किया जा रहा है तो उनके लिए अलग से लॉ कानून बनाना पड़ा, एसटी एससी वालों के लिए अलग कानून बनाना पड़ा। इसके अलावा देखोगे तो ईडब्ल्यूएस वाले भी निकल के आ गए, सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस भी निकल के आ गई। ये क्या है, क्योंकि सब एक जैसे थोड़ी ना, सबको एक समान थोड़ा ना ले सकते हम। तो कह रहा है कि लॉ के लिए, लॉ के अंतर्गत क्या होगा, सबको इक्वल प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। अब कैसे दिया जाएगा, तो उनकी कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी। इसको कहा गया कि ये थोड़ा काम करेगा प्रोग्रेसिव। कैसे काम करेगा ये? प्रोग्रेसिव काम करेगा, जबकि ये क्या है, नेगेटिव काम कर रहा है। ये लोगों को इक्वल इक्वल बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात तो कर रहा है, लेकिन इससे नुकसान भी हो सकता है लोगों का। भला कम होगा, कितना क्या होगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, इक्वल प्रोटेक्शन। मतलब जिस तरीके का बच्चा है, 5वीं क्लास के बच्चे के लिए 5वीं क्लास का पेपर ही दोगे, और 10वीं क्लास के लिए 10वीं क्लास का पेपर, उसके इंटेलेक्चुअल माइंड के हिसाब से। अगर 5वीं और 10वीं को एक ही पेपर दे दिया जाए, कर पाएंगे क्या वो दोनों? 10वीं वाला तो कर लेगा, 5वीं वाला कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यही बात कह रखी है कि इक्वली प्रोटेक्ट करना जरूरी है लॉ के अनुसार। उसके लिए क्या करेगा, कानून कानून बनाया जाएगा स्टेट के द्वारा। देखो क्या लिखा है इसमें, लिखा है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन ये जो कानून है राइट टू इक्वालिटी वाला, या ये जो संविधान है, ये कहां पर लागू है? हमारी टेरिटरी भी तो है। तो जब टेरिटरी हमारी है तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कहां पर होगा, कहां पर काम करेगा? इंडिया में करेगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये कहां पर काम करेगा? इंडिया में तो करेगा। तो ये कह रहा है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ही ये चीजें एग्जिस्ट करेंगी। जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में पहला कंसेप्ट था, आप चाहो तो लिख लो, इक्वल इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है एक नेगेटिव कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है? नेगेटिव। मतलब यहां पर क्या होगा, इसका मतलब लिख लो कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसके नेगेटिव कंसेप्ट क्यों कहा जा रहा है इसे। यहां पर कहा गया है, लिखिए, ऑल पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। जितने भी व्यक्ति हैं उनको इक्वली ट्रीट तो किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है नो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड। ये मतलब हुआ ना इसका, कि इक्वली ट्रीट करने का मतलब है किसी में कोई तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी प्रकार की नहीं की जाएगी। और इसी को हमने कंसेप्ट को कहां से लिया था, रूल ऑफ लॉ कहां से लिया, यूके से लिया। ये बात भी क्लियर हो गई आपकी। लेकिन अब बात आती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। अच्छा, ये जो आपको ध्यान रखना है, एवी डाइसी ने इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था रूल ऑफ लॉ को। लेकिन इससे पहले भी एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस रूल ऑफ लॉ के जो मेन कंसेप्ट दिया था, उसका नाम भी लिख लीजिए, ओरिजिनेटर लिखो, और रूल ऑफ लॉ के बारे में, कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, द ओरिजिनेटर ऑफ कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ
रूल ऑफ लॉ को टाइटल बना लेना, फिर लिखना कंसेप्ट, ओरिजिनेटर ऑफ कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ वाज सर एडवर्ड कॉक, एडवर्ड कॉक, COKE, ये इसके मेन फाउंडर थे। फिर उसको प्रोफेसर जो आपके एविडाइसी थे उन्होंने और अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन किया था, ठीक है। लेकिन सबसे पहले प्रपाउंड किसने किया इनको, रूल ऑफ लॉ को, इस व्यक्ति ने। अब इस रूल ऑफ लॉ का मतलब लिख लीजिए अपने पास, जो इन्होंने बताया था इसके अंदर कंसेप्ट, एडवर्ड ने। लिखिए, इट मीन्स रूल ऑफ लॉ, इट मीन्स दैट नो मैन इज अबव द लॉ, कि कोई भी व्यक्ति जो है लॉ से ऊपर नहीं होगा, ठीक है। एंड ऑल्सो दैट every person is subject to the jurisdiction, and also that every person is subject to the jurisdiction of ordinary court of law, मतलब सब लोग जो हैं कोर्ट के ही दायरे में आएंगे, सबको इक्वली ट्रीटमेंट किया जाएगा, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं होगा। ऑफ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन एंड रैंक, चाहे उनकी रैंक कोई भी हो, लिख लीजिए चाहो तो, ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन एंड रैंक, कि अगर किसी व्यक्ति की रैंक ज्यादा है, बड़ी पोस्ट पे है, SP है, DSP है, प्रेसिडेंट है, और एक की पोस्ट कम है, या उसकी पोजीशन ज्यादा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा इस रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट में। लेकिन इसके बगल में ये लिख लीजिए कि जो एवी डाइसी थे आपके प्रोफेसर एवी डाइसी, इन्होंने इस रूल ऑफ लॉ को कैसे एक्सप्लेन किया, पहले किसने बताया, कोक ने, एडवर्ड कोक ने बताया। फिर उसके बाद लिखिए एवी डाइसी ने क्या बताया इसके बारे में, तो इन्होंने कहा कि ये जो रूल ऑफ लॉ है इसका मतलब है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। लिखिए, तीन कंसेप्ट दिए इन्होंने, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कि अगर रूल ऑफ लॉ का मतलब होगा कि लॉ ही सबसे ऊपर होगा, उससे ऊपर कोई नहीं होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर सुप्रीमेसी एब्सोल्यूट रहेगी तो इससे ये होगा आर्बिट्ररीनेस जो है वो खत्म हो जाएगी। नहीं तो एक व्यक्ति का आर्बिट्ररीनेस रहेगी, डिक्टेटर बन जाएगा वो व्यक्ति, तो अगर वो व्यक्ति लॉ से ऊपर होगा तो। इसलिए कहा है कि सबसे पहले रूल ऑफ लॉ का, अगर इस रूल ऑफ लॉ को कहीं पर अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या होगा, सुप्रीमेसी किसकी होनी चाहिए, विधि की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर सबसे ऊंचा क्या है, संविधान, अगर संविधान से भी ऊपर कोई बन जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी नहीं आएगी। इसलिए कहा है कि लॉ की ही चलनी चाहिए सब जगह, रूल ऑफ लॉ या सुप्रीमेसी ऑफ कंसेप्ट, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का कंसेप्ट इसी के अंदर आया, रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत। दूसरा लिखिए, इसमें तीन प्रिंसिपल दिए थे है ना इन्होंने। दूसरा लिखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या बताया इन्होंने, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के सामने हर एक व्यक्ति बाध्य होंगे, सबके ऊपर एक जैसा कानून लागू होगा। आप चाहो तो लिख लो, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या बताया इन्होंने, नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी व्यक्ति जो है लॉ से ऊपर नहीं होगा। एवरी वन इज बाउंड टू ओबे द सेम लॉ, हर एक व्यक्ति जो है सेम लॉ को मानने के लिए बाध्य होगा। अब है एक और कंसेप्ट इनका, ये हमारे यहां पर इंडिया में अप्लाई नहीं है, आप चाहो तो लिख लो, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। अब ये तो खैर मुझे भी नहीं पता चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जहां पर कोई अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो एक कोर्ट जो होते हैं, कोर्ट के द्वारा जो नियम कायदे कानून बनाए गए होते हैं वो ही लागू हो जाते हैं, है ना। तो एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि स्पिरिट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो मानव के द्वारा बनाए गए कानून हैं उनको लागू किया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसा कंसेप्ट है ही नहीं। तो फिर ये कह रहे हैं कि हमारे जब यहाँ कंसेप्ट नहीं है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये जो बात है इनकी वो कहाँ लागू होती है, जहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो, लेकिन हमारे यहाँ पर है। तो इसलिए जो थर्ड कंसेप्ट है इसका, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, वो यहाँ पर काम नहीं करता, ठीक है।
अब चाहो तो इसके रिगार्डिंग कुछ केसेस लिख सकते हो, आर्टिकल नंबर 14 को लेकर के लिखो केसेस, कुछ लैंडमार्क जजमेंट है उनको लिखो फटाफट से। पहला है एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा। एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा। मिर्जा की स्पेलिंग लिखना MERZA। एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा, 1981 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, ये एयर इंडिया जो एयरपोर्ट हवाई जहाज वाली कंपनी थी, हाँ, उसके अंदर हवाई जहाज की जो सर्विसेज देती थी एयर होस्टेस, वो क्या थी, प्रेग्नेंट थी, और उस प्रेग्नेंट महिला को क्या कर दिया गया, प्रेगनेंसी की वजह से उनके वहाँ के रूल रेगुलेशन थे, उसको निष्कासित कर दिया था वहां से। कह रहा है कि प्रेग्नेंट लेडीज को हम नहीं रख सकते, क्योंकि वो उस टाइम पर चली गई थी, तो क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई सर्विसेज में हमारे में दिक्कत आएगी, तो उन्होंने इस तरीके के नियम बना रखे थे। ठीक है, तो इस नियम के चक्कर में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस केस के अंदर उसने केस कर दिया कि साहब ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो फिर इस केस के अंदर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन दी, और गाइडलाइन में बताया कि ये क्या है, इस तरीके से क्या किया जा रहा है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जबकि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। तो वहां पर आर्टिकल नंबर 14 के तहत ही उन्होंने कहा कि नहीं, सबके लिए एक जैसा कानून क्या है यहाँ पर। इससे तो क्या हो रहा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कर रहे हो आप, कि सबके लिए बनाया है, लेकिन नुकसान क्या है, फंडामेंटल राइट का तो वायलेशन हो ही रहा है ना आर्टिकल नंबर 14 का, कि भाई महिला अगर प्रेग्नेंट होगी तो उसको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, आर्टिकल नंबर 14 का वायलेशन है, और इस तरीके के कानून को नहीं रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन थी, फर्स्ट केस था ये। फिर ऐसे ही एक और केस था, रणधीर, लिखिए, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1982 का केस था। रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1982 का केस है। आपको पता है एक बहुत ज्यादा प्रचलित है, इक्वल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये वाला जो है लैंडमार्क जजमेंट था, जिसके अंदर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की गई थी। हालांकि ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं होता, ये डीपीएसपी के अंदर होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई साहब प्रोग्रेसिव नेचर का तो है ना ये, क्योंकि मान लो आज तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वाली बात नहीं है, क्योंकि वो डीपीएसपी के अंदर आता है और ये इंप्लीमेंटेशन भी नहीं कर सकते। लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल गोल को पूरा करता है, किस बात के लिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, लिख लीजिए आप चाहो तो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, दो नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, इज अ क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशनल गोल अंडर आर्टिकल नंबर 14, अंडर आर्टिकल नंबर 16 और आर्टिकल नंबर 39C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या कह दिया, 14 के तहत ट्रीट किया जाएगा, 16 और 39 क्लॉज नंबर C वहां पर लिखा हुआ है ना इसके बारे में साफ साफ। तो कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है आपकी बात, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल गोल को तो अचीव करने की बात हो रही है ना। तो फिर उस कॉन्स्टिट्यूशनल गोल को मतलब उसे प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहते हो ना आप किसी को, तो उसके लिए प्रोग्रेसिव तो होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि भैया आर्टिकल नंबर 14 का वायलेशन कर रहे हो ऐसे करके, आर्टिकल नंबर 16 का वायलेशन कर रहे हो, और 39C का भी वायलेशन कर रहे हो। तो क्या कहा कि जो इक्वली तरीके से वर्क करेगा उसको इक्वल उसके अनुसार ही पेमेंट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आदमी को तो आप 500 रुपए दिहाड़ी दे रहे हो और महिला 250 रुपए दे रहे हो, क्योंकि वो महिला जो है, हाँ, फंडामेंटल राइट नहीं है। हाँ, संवैधानिक लक्ष्य के तौर पे माना गया ऐसे, पुष्टि करते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही एक और केस आया था आपका, मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, लिखिए, मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, ये तो आपको पता ही है सबको, सेक्शन नंबर 303 को लेकर के था यहाँ पर, आईपीसी का सेक्शन है ना,
303 क्या था उसके अंदर? बिल्कुल, हाँ। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 303 आर्टिकल जो था आपका, सेक्शन नंबर 303 ऑफ आईपीसी, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। क्या किया था? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि उसमें किसी व्यक्ति को जब अपराध कर दिया होता है तो उसको एक बार ही तो सजा दोगे। अब उसने अगर मान लो उस अपराधी ने, जिसको पहले से ही किसी तरीके की लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली हुई है, और उसने क्या करा, किसी को अगर मार भी दिया, ठीक है, और मारने के बाद उसको फिर क्या डायरेक्ट फांसी दे दोगे क्या? तो फांसी देने वाली जो बात थी वो एक आर्बिट्ररीनेस वाली बात हो रही थी, वहां पर इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा था। तो फिर उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहा है, इस तरीके से संविधान का वॉयलेशन कर रहा है, और उन्होंने फिर इजाद किया, सेक्शन नंबर 303 को खत्म करा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। देख लो एक बार इसे केस को। सेक्शन नंबर 303 ऑफ आईपीसी प्रोवाइडेड फॉर मैंडेटरी डेथ। मैंने आपको जनरली बताया है जब भी 303 के बारे में डिस्कस किया है, क्योंकि ये देखो, सपोज करो किसी ने किसी को मार भी दिया। अब आपको तो लग रहा है कि भाई वो पहले से लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो रखी थी उस व्यक्ति को, और उसे इस तरीके से मारना उचित नहीं है। अगर मार दिया तो उसको सजा तो उससे ज्यादा ही मिलनी चाहिए जो पहले की मिली हुई है, क्योंकि हैबिचुअल ऑफेंडर के तौर पे आ गया वो। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोर्ट को तो कोई डिस्क्रिप्शन दी ही नहीं है आपने, वहां पर तो शैल करके मैंडेटरी कर दिया कि हाँ भाई, अगर ऐसा कोई कोई व्यक्ति ऐसा कर देगा तो उसको तो फांसी की सजा ही दी जाएगी। तो कोर्ट का तो कोई काम ही नहीं रहा यहाँ पे। तो इसलिए उन्होंने कहा, लिखिए, आर्टिकल सेक्शन नंबर 303 ऑफ आईपीसी प्रोवाइडेड फॉर द मैंडेटरी डेथ पेनल्टी फॉर एनीवन हु कमिट मर्डर एंड इज ऑन लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर वो मर्डर कर देता है जिसको क्या मिली हुई है पहले से ही, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली हुई है, तो विच द कोर्ट डिक्लेयर आर्बिट्ररी। यहां पर क्या हो गया, कोर्ट आर्बिट्ररी कर रहा है, एंड नॉट बेस्ड ऑन एनी रैशनल प्रिंसिपल। और इस तरीके से अब यहां पर कोर्ट कोई सरकमस्टांसेस भी नहीं देख सकता, अपनी तरफ से कुछ चाहता है कि भाई उसने कोई गलत परिस्थितियों में ऐसा किया हो। भाई परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है ना, कौन सी परिस्थिति के अनुसार उस व्यक्ति को उसने मारा है। अब यहाँ तो कुछ भी तय नहीं कर सकता कोर्ट, अगर फैक्ट लेगा भी उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ तो मैंडेटरी कर दिया, सुनने का भी अधिकार नहीं है, कुछ भी अधिकार नहीं है इसका मतलब। तो ये कह रहे हैं कि ये तो क्या है, एक तरीके का आर्बिट्ररीनेस है, जबकि हम क्या कर रहे हैं, सबको इक्वली ट्रीट करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इक्वली ट्रीट कहाँ हुआ? तो ये कह रहे हैं ये भी आर्टिकल नंबर 14 का वॉयलेशन है। और ऐसे केस में मिट्टू सिंह का केस बहुत लैंडमार्क जजमेंट था आपका, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था सेक्शन नंबर 303 को। समझ में आ रहा है सबको? बताओ, पलक जी, सिमरन जी, बताओ, क्लियर हो रही बात? मीरा जी? यस सर। ओके, एक और केस लिखिए। आपके पास ये आर्टिकल नंबर 14 के अंदर एक शब्द दिया गया था, पर्सन। ये पर्सन शब्द को एक्सप्लेन को सेक्शन में किया गया, कौन सा केस था उसके बारे में लिखिए। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा के बारे में सुना है ना आपने? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1980। कौन सा एक्ट है? 1980 675। कौन सा है? 1987। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस है। एलजीबीटी वाला सिस्टम सुना है ना आपने? ट्रांसजेंडर को लेकर के आया था। तो उसी के अंतर्गत इस केस को रखा गया, और यहां पर कहा कि ये क्या कर रहा है, आर्टिकल नंबर 14 का क्या कर रहा है, सीधा सीधा वॉयलेशन कर रहा है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसके बारे में लिखिए। आर्टिकल नंबर 14 डज नॉट द रेस्ट्रिक्ट द वर्ड पर्सन। की जो आर्टिकल नंबर 14 के अंदर बताया गया है, वो जो शब्द दे रखा है पर्सन शब्द, वो रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया कि भाई इसका मतलब क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है द वर्ड पर्सन टू मेल्स। ये शब्द का मतलब है मेल्स से, मेल भी इसके अंदर आते हैं, फीमेल भी इसके अंदर आती हैं। यही नहीं, इसके अलावा ट्रांसजेंडर,
जिसे इन्होंने एक शब्द ट्रीट किया था हिजरस। क्या बोला था इन्होंने इसको, ट्रांसजेंडर्स को हिजरस शब्द यूज किया था इनके लिए। हिजरस या ट्रांसजेंडर आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द पर्सन। मतलब इन्होंने यही नहीं कहा कि भाई आप फॉरेनर और सिटीजन की बात हो रही है यहाँ पर, कि आप किसी फॉरेनर को ट्रीट करने की बात कर रहे हो, किसी सिटीजन को इक्वल ट्रीट करने की बात कर रहे हो, कह रहे ऐसा नहीं है। इसके अलावा मेल फीमेल ट्रांसजेंडर भी इसके अंदर ही शामिल होंगे। क्लियर होगी बात? बताइए समझ में आया नहीं आया? एक सही सही है, केस का नाम दोबारा से बोल देना। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सारे लैंडमार्क जजमेंट है, एक एक आपको याद होना चाहिए, इनके फैक्ट्स पढ़ लेना पहले ही। ये केसेस बार बार आपके प्री में मेंस में पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए लिखवा रहा हूं सारे। लिखो फटाफट। आईपीसी में भी आते हैं, आईपीसी से रिलेटेड है ट्रांसजेंडर। अब ये जो पर्सन शब्द यहाँ पे बताया गया है, इसके अलावा पर्सन शब्द वहां पर भी है आपके आईपीसी में, तो उसका मतलब भी ट्रांसजेंडर आएगा कि नहीं आएगा ऐसे। अब देखो, नवजेत नवतेज, लिखो दूसरा केस लिखो, नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सारे के सारे मैंने 1982 से स्टार्ट किए थे, 1982, 83, 87, ऐसे ऐसे आ रहे हैं सारे सेक्शन। 2014 का भी बताया। अब लिखो 2018 का केस आया था, नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2018 में लेटेस्ट जजमेंट आया था इसके रिगार्डिंग। एलजीबीटी के बारे में सुना है ना आपने? इस नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के अंदर क्या किया गया था, किसी को पता है क्या? सेक्शन नंबर 373 के बारे में बात की गई थी। किसके बारे में बात की गई थी? डिक्रिमिनलाइज करा था इसको। हाँ, यहां पर सेक्शन नंबर 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, लेकिन इसका कुछ पार्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। ठीक है। और कुछ पार्ट को, और यहां पर इसको क्या कहा गया कि इन्होंने ये क्या इसमें कह दिया कि इसके अंदर जो सजा दे रखी है ना, कि अगर कोई भी व्यक्ति मेल मेल से, फीमेल फीमेल से अगर ऐसा कुछ करती है, सेक्सुअल एक्टिविटी करती है, तो ऐसे केस में उनको कोई भी सजा नहीं होगी। क्योंकि एलजीबीटी में क्या है, होमोसेक्सुअल की बात की है ना, तो इसके अंदर उनके कुछ राइट्स हैं, उनको कहा है कि उनके भी कुछ राइट्स हैं, उनको भी अधिकार इस तरीके के दिए जाने चाहिए। पहले तो हमारे यहाँ क्या है, हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज अडॉप्ट ही नहीं थी, तो उन्होंने मना किया इस तरीके का, इसलिए इसको अपराध की श्रेणी में रखा, और आईपीसी के सेक्शन 377 के अंदर मना कर दिया गया पहले तो। फिर बाद में क्या कहा गया, अब इसको क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, और क्या कह दिया, अब ये क्या होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया उनका, कह दिया कि ये लीगल राइट बन जाएगा, और वो ऐसा एलजीबीटी के अंतर्गत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में लिखिए। हाँ। हम्म। हाँ हाँ, इसी के अंदर बताया गया था। नहीं, वो केस अलग है जो अभी मैंने बताया था, वो तो नालसा वाला केस था। ये केस था, लिखिए, नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है। एलजीबीटी लिख लीजिए। एलजीबीटी इंडिविजुअल पर लीगली अलाउड टू एंगेज इन कंसेशुअल एलजीबीटी अरे वो तो हाँ, जोड़ तो दिए हैं चीजें। लिख लीजिए, एलजीबीटी इंडिविजुअल इंडिविजुअल्स वर लीगली अलाउड टू एंगेज इन कंसेंशुअल इंटरकोर्स, कि वो अपनी सहमति से ऐसा इंटरकोर्स कर सकते हैं, उनको अलाउ किया गया। और क्या क्या कहा गया कि सेक्शन नंबर 377 ऑफ आईपीसी वाज हेल्ड टू was held to be violate right of equality for the same sex couples। इन्होंने कहा कि ये 377 जो है ना, वो क्या कर रहा है भाई, सबको जब सेक्सुअल सेक्सुअल एक्टिविटी इंटरकोर्स करने का अधिकार है, तो इन्हीं को क्यों छोड़ रखा है, ये भी तो कर सकते हैं, इनके भी तो राइट्स है ना। तो कहा कि जब इनको फंडामेंटल राइट सारी चीजें दे रहे हैं, तो फिर ये क्यों छोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको भी क्या करा जाएगा, इसी आर्टिकल नंबर 14 के तहत ट्रीट किया जाएगा,
और सेक्शन नंबर 377 ऐसा ना करने पर जो प्रतिबंध लगाया है वो क्या कर रहा है, ऐसे करके आर्टिकल नंबर 14 का वॉयलेशन कर रहा है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि वो भी अब ऐसा कर सकते हैं, लेकिन किन को छोड़ करके, तो कहा एनिमल्स को छोड़ करके, डॉग्स को छोड़ करके, है ना। एनिमल के साथ ऐसा नहीं कर सकते, होमोसेक्सुअल वो ऐसा इंडल्ज हो सकते हैं, हाँ इनको नहीं कर सकते। ठीक है, एक और लास्ट केस लिखिए, एक और केस सबरीमाला का केस था ना। सबरीमाला के केस को क्या पढ़ा है अपन ने, कौन सा केस था, नाम क्या है उसका, सबरीमाला के केस के बारे में कौन क्या जानता है। वो टेम्पल वाला सर। टेम्पल वाला, सबरीमाला मंदिर के बारे में बात थी ना। केस का नाम लिखिए फटाफट से, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 2018 का केस है ये भी, काफी अच्छा जजमेंट आया था यहाँ पर। उसके अंदर क्या है, वर्सेस यूनियन स्टेट ऑफ केरला, केरला का था ये केस, 2018। वहां पर सबरीमाला में एक कस्टम था कि अगर कोई जो महिला है वो अगर मासिक धर्म में है, ठीक है, तो वो अपने पीरियड्स के दौरान उस सबरीमाला टेम्पल के अंदर नहीं जा सकती, यही था ना। तो फिर उसको कहा कि ये तो क्या है, जो इस तरीके का नियम बनाया गया है ये क्या कर रहा है, ये आर्टिकल नंबर 14 का वॉयलेशन कर रहा है, और ऐसा किया जाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट, लिखिए इसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आपको पता है ना कस्टम भी एक लॉ होता है, कस्टम। अब देखो इसके बारे में, जब सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचा होगा और किसी ने केस किया होगा तो रेट पिटीशन फाइल की होगी, और क्या कहा होगा कि साहब हमारे तो फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है ये, तो अब इसके लिए कस्टम बना हुआ है। तो बताओ किस सेक्शन के तहत ट्रीट किया गया होगा, सबसे पहले से कैसे पता चला होगा सुप्रीम कोर्ट को कि ये केस मुझे लेना है या नहीं लेना है, बताओ। हाँ ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 13 बताया था ना मैंने आपको, आर्टिकल नंबर 13 का कौन सा रूल था, क्लॉज नंबर, क्लॉज नंबर 3 का, वहां पर लिखा हुआ है लॉ के बारे में कि लॉ के अंदर क्या क्या चीज आती है, तो वहां पर एक कस्टम शब्द भी यूज किया गया है, याद है कि नहीं है। तो उसके बारे में वहां बताया गया है आपको, बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो उस कस्टम को समझाया है, और कस्टम वहां पर शब्द दे रखा है, तो उन्होंने कहा कि कस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं हो, किसी के फंडामेंटल राइट को भी ब्रीच नहीं करता हो, तो ऐसा कस्टम ही क्या होगा, वैलिड माना जाएगा। अब जो सबरीमाला के अंदर जो टेम्पल में जो कंडीशन चल रही थी वो क्या थी, कस्टम ही तो थी, और उस कस्टम के खिलाफ क्या फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट रेट पिटीशन फाइल की जा सकती थी क्या, बिल्कुल की जा सकती थी, और उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपने ले लिया पास, और कह दिया कि ये जो कस्टम सबरीमाला के टेम्पल के अंदर चलता है वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि, लिख लो पूरा लाइन लिख लो इसकी, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल द सबरीमाला टेम्पल्स कस्टम ऑफ प्रोहिबिटिंग वुमेन, कस्टम ऑफ प्रोहिबिटिंग वुमेन, कस्टम क्या था कि प्रोहिबिटिंग वुमेन, की वुमेन को प्रोहिबिट किया जाएगा, कौन सी वुमेन को, तो कह रहा है इन देयर मेंस्ट्रुएटिंग ईयर्स, जब वो अपने मेंस्ट्रुएटिंग, हाँ मासिक धर्म में होती है, फ्रॉम द एंटरिंग टेम्पल प्रमाइसेस, तो वो टेम्पल जो है उसके प्रमाइसेस में क्या नहीं कर सकती, एंटर नहीं हो सकती, बाहर से ही दर्शन करके चली जाए, ठीक है। हाँ हाँ, उसको असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, तो ऐसे करके काफी सारे केसेस हो गए जो लैंडमार्क जजमेंट है सारे के सारे। ठीक है,
ऐसे ही एक और केस लिख लीजिए। 1951 में ये जो पर्सन शब्द था, जैसे कि आपको ट्रांसजेंडर वाला तो पता चल गया, लेकिन यही पर्सन शब्द जो है उसको एक केस में और हेल्ड किया गया था। चिरं चिरंजीत लाल लिखो, चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1951 का केस है, AIR 1951 का केस, जिसमें बताया गया ये पर्सन शब्द का मतलब लीगल पर्सन भी होता है। और लीगल पर्सन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? कॉर्पोरेशन आती है कि नहीं आती, कंपनीज आती हैं कि नहीं आती, तो सब कुछ इसके अंदर आता है 1951 का। हाँ। और जो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस बताया था, उसके अंदर बताया कि नेचुरल पर्सन भी आता है। तो लीगल पर्सन तो आप जानते ही हो, नेचुरल पर्सन को नालसा वाले में काउंट किया गया था, जिसमें मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सबको लिया था, है ना। क्लियर होगी ना ये बात। और इसमें सिटीजन नॉन सिटीजन सब आते हैं, ट्रांसजेंडर ऑल्सो इंक्लूडेड। अब देखिए एक और ऐसी केस लिखिए, बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, आर्टिकल नंबर 14 के रिगार्डिंग लिखिए, वचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का केस, ये भी लैंडमार्क जजमेंट था। इसके अंदर बताया था, इसमें जस्टिस PN भगवती, सुना है नाम, काफी फेमस नाम है। इन्होंने पहले भी एक कौन से केस को लेकर के जजमेंट दिया था? जनरली PIL के लिए जानी जाती हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं उनमें यही काम कर रही थी उस टाइम पे। तो देखो PN भगवती जो है उन्होंने एम्फसाइज किया, लिखिए, रूल ऑफ लॉ किस चीज को एक्सक्लूड करता है। तो इन्होंने इसके अंदर बताया आर्टिकल नंबर 14 के तहत जो रूल ऑफ लॉ बताया गया है, एम्फसाइज किया इन्होंने, जोर दिया उस पर, ये एक्सक्लूड करता है आर्बिट्ररीनेस, और दूसरा एक्सक्लूड करता है अनरीजनेबलनेस। मतलब ना तो आप बहुत हद तक बहुत ज्यादा करोगे ऐसा कुछ किसी के साथ, है ना, ना तो कोई इतना अधिक बर्ताव करोगे जो किसी के प्रोटेक्शन को ही खत्म कर दे, तो वो रूल के अंदर दायरे में नहीं आ सकता। और आर्बिट्ररीनेस का मतलब क्या है कि उसको भी ये खत्म कर देता है रूल ऑफ लॉ। तो ये जस्टिस PN भगवती ने आपके बचन सिंह के केस में बताई थी बात, रूल ऑफ लॉ को लेकर के। अब कुछ मैं आपको कुछ एक्सेप्शंस लिखवा देता हूँ कि रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति नहीं आते हैं, मतलब वो एक्सेप्शन के तौर पर जाने जाते हैं। वैसे तो सबको इक्वल ट्रीट करने के लिए कहा गया है, लेकिन संविधान के अंदर ही कुछ लोगों को प्रिविलेजेस भी दी गई हैं, ठीक है। वो कौन कौन है, तो उसके बारे में समझ लो थोड़ा सा। सबसे पहले लिखिए एक्सेप्शन ऑफ इक्वालिटी। वैसे तो कहा है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, लेकिन फिर भी उसके कुछ एक्सेप्शंस निकल के आते हैं आपके सामने। जैसे सबसे पहले प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट के बारे में पता है ना, उसके लिए अलग से प्रिविलेजेस दे रखी है, कौन से आर्टिकल में? 360, आर्टिकल नंबर 361 लिख लीजिए। आर्टिकल नंबर 361 के अंदर क्या कर रखा है, स्पेशल प्रिविलेजेस दी गई हैं प्रेसिडेंट के लिए। और किसके लिए दी गई हैं साथ साथ? राज्यपाल के लिए, गवर्नर के लिए भी ऐसी दी गई हैं। चलो देखो, लिखो, रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट। ये पूरी तरीके से पूर्ण तो नहीं है, एब्सोल्यूट तो नहीं है अपने आप में। एंड देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर एक्सेप्शन टू इट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं, जिनमें से सबसे पहला कौन सा आता है एक्सेप्शन? प्रेसिडेंट और गवर्नर, जो इसके दायरे में नहीं आते। आपको पता है कि आपको तो अगर किसी तरीके की कोई कार्यवाही करनी होगी तो आपको तो उठा के तुरंत ले जाएंगे, लेकिन प्रेसिडेंट को ले जा सकते हैं क्या? नहीं ले जा सकते, उसको कुछ प्रिविलेजेस मिली हुई होती है।
तो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो होते हैं वो आंसरेबल नहीं होते कोर्ट में, वो कभी भी कोई कोर्ट में आंसर नहीं दे सकते किसी चीज को लेकर के, अपनी ड्यूटी को लेकर के, अपने परफॉर्मेंस को लेकर के। ना ही ऐसे संविधान के पद पर बैठे हुए जो प्रेसिडेंट और गवर्नर होते हैं उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल और सिविल केस कर सकते हो क्या? तो उनके खिलाफ कोई भी सिविल और क्रिमिनल केस नहीं हो सकता, जबकि आपके खिलाफ हो सकता है क्या? हो सकता है। तो बताओ रूल ऑफ लॉ कहाँ रहा? क्योंकि हमने रूल ऑफ लॉ की बात तो कर ली थी, लेकिन क्या बात करी थी साथ साथ? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। तो इक्वली ट्रीट किया जाएगा ना गवर्नर और प्रेसिडेंट को। ऐसे ही ना तो किसी प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया जा सकता है, ना ही उनको जेल में डाला जा सकता है, लेकिन कब? जब वो संविधान के पद पर बैठ करके कोई काम कर रहे हैं तब। अगर वो पोस्ट पे से उतर जाएगा, जैसे ही वो प्रेसिडेंट से पद से इस्तीफा दे देगा या रिटायर हो जाएगा, तो फिर ऐसे केस में फिर तो जेल जाएगा। जनरली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बहुत बार जेल जा चुके हैं इस केस में। लिख लेना, सिविल क्रिमिनल कोई भी केस तरीके का नहीं हो सकता। क्या फॉरेन जो सॉवरेनर्स होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, उनको भी क्या उनके खिलाफ भी आप अरेस्ट कर सकते हो क्या उनको? उनको भी नो नहीं कर सर। सकते। हाँ, लिख लो इनके बारे में भी। फॉरेन सॉवरेन्स होते हैं या जो रूलर होते हैं वहां के, राजा, प्रेसिडेंट, पीएम, उनको भी आप नहीं कर सकते। एम्बेसडर जो होते हैं उनको भी नहीं कर सकते। डिप्लोमेट्स जो होते हैं उनके उनके ऊपर भी कोई भी सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई नहीं कर सकते। या यूएनओ के जो डिप्लोमेट्स होते हैं, है ना, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, उसके जो ऐसे ऐसे जो एजेंसी के मेंबर होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं, अगर उन्होंने भी कोई क्राइम कर दिया है तो ऐसे केस में उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। उनको भी एक तरीके की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई होती है, छूट मिली हुई होती है। ठीक है, वो भी इस दायरे में नहीं आते हैं आपके। अब बताओ, ये सारी चीज समझ में आ गई आर्टिकल नंबर 14 को लेकर के? पूरा आर्टिकल समझ में आ गया क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर? चलिए, यस सर। अब कुछ और चीजें भी आप देख लो इसके अंदर। यहां से आगे आप निकालो आर्टिकल नंबर 15 को। आर्टिकल नंबर 15 के बारे में आपको बहुत कुछ पता है, जैसे कि वहां पर आपको पता चल रहा है नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, किसके बारे में डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है? कि किसके साथ, किसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी तरीके का? 5 बातें बताई गई हैं कि किन किन ग्राउंड के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो क्या क्या है बताओ? मतलब रिलीजन के बेस पर नहीं कर सकती ऐसा, मूल का मतलब आपका बर्थ के आधार पर, जन्म के आधार पर, और कास्ट। कास्ट के आधार पर। इन सब चीजों के आधार पर जो भी ग्राउंड्स बताए गए हैं, उनके आधार पर किसी व्यक्ति के साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर आपने ऐसा भेदभाव किया तो वो आर्टिकल नंबर 15 का वॉयलेशन माना जाएगा। लेकिन ये किसके लिए प्रायोरिटी बताई गई थी? पहले पहले ये स्टेट के लिए थी। स्टेट ऐसा कोई भी भेदभाव, लेकिन क्या इंडिविजुअल कर सकता है क्या ऐसा भेदभाव? तो इंडिविजुअल के लिए भी साफ साफ मना किया गया कि वो भी ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, उसके लिए आर्टिकल नंबर 15 में तो स्टेट के लिए कहा गया था। आर्टिकल नंबर 15 के क्लॉज 1 में किसके रिगार्डिंग?
आर्टिकल नंबर 15 का क्लॉज नंबर 1, इसमें तो कहा है स्टेट के लिए, लेकिन आर्टिकल नंबर 15 का क्लॉज नंबर 2 जो है वो सबके लिए लागू कर दिया, वो प्राइवेट पर्सन्स के ऊपर भी लागू कर दिया गया कि ये भी ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा आपको पता है आर्टिकल नंबर 15 का क्लॉज 3 तो आप सबको पता ही है, काफी फेमस कर रखा है मैंने। यस सर। महिलाओं और बच्चों के रिगार्डिंग आपको पता ही है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ठीक है। और आर्टिकल नंबर 14 जो है वो भी इस तरीके की बातें कर रहा है। वो क्या बता रहा है बताओ? आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15 का क्लॉज नंबर 4। बिल्कुल। मतलब एक्चुअली क्या हुआ था, मतलब बहुत सारे केसेस हैं, लैंडमार्क जजमेंट है, मैं आपको इनके बारे में इन डिटेल सारी चीज लिखवा दूंगा। लेकिन हुआ क्या था कि जो आपके पढ़ने लिखने की जगह होती हैं, जो आपको जहाँ पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए वहां पर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। लेकिन हो क्या रहा था उस टाइम पर, कुछ ऐसी जगह थी जहां पर बच्चों को कुछ एक आधार पर रिजर्वेशन दिया जा रहा था। जैसे कि रिजर्वेशन कहाँ दे रहे थे वो लोग? स्कूल में, कॉलेजेस में, है ना, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें देने की बात हो रही थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब वो ऐसे रिजर्वेशन देने लगे तो और लोगों को तो उन्होंने क्राइटेरिया कोई रखा नहीं। इससे क्या हो रहा है, आर्टिकल नंबर 15 का वॉलेशन हो रहा है सीधा सीधा। आपको वैसे तो ये पता ही चल गया था, आर्टिकल नंबर 14 के तहत उन्होंने कहा कि लॉ के सामने सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, और सबको इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ऐसे ही था ना। लेकिन इक्वल तरीके से ट्रीट कहाँ किया जा रहा था? गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, स्टेट के होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज तो, और स्टेट नियम बना रही है उनके लिए। तो रिजर्वेशन के जो सिस्टम थे वो थोड़े अगेंस्ट जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने रिलीजन के बेसिस पे देने चालू कर दिए, या कोई और मेल फीमेल को देखते हुए चालू कर दिए। तो इस चीज के, इस सारे सिस्टम को हटाया गया। इनको हटाने के लिए नए नए केस लॉज आए और कुछ अमेंडमेंट किए गए, जैसे आर्टिकल नंबर 15 के क्लॉज नंबर 4 को ही करा है, 15 के क्लॉज 5 को किया है, 6 को किया है। इनमें काफी सारी चीजें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो आज का लेक्चर अपन यहीं खत्म करते हैं, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहां तक कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है क्या? पलक जी, अनुष्का जी, सिमरन जी, बताओ। सर ये मेंस में केस लॉ लिखने के लिए आते हैं तो फैक्ट्स भी लिखने होते हैं क्या? हाँ हाँ, अरे नहीं, देखो, डिपेंड करता है, वो अगर केस लॉ ही पूरा पूछ रहा है तब तो आप फैक्ट लिखते हो उसके। ठीक है। अच्छा। अगर हम्म। मान लो उसने केस लॉ के ऊपर ही सारी कुछ पूछा है तब तो आपको फैक्ट लिखने पड़ेंगे। और अगर वो पूछ ही नहीं रहा है और केस लॉ ही लिखना है तो फिर आपको केस लॉ के अंदर जो चीज हेल्ड होके आई है, जो जजमेंट आया है, जो सब सब लोगों के ऊपर बाउंड होता है, मतलब वो जजमेंट क्या होता है, बाइंडिंग नेचर का होता है, और उसके आधार पर ही सारी चीजें, लॉ का निर्माण हो जाता है। आपने सुना ना, प्रेसिडेंट, यस वो एक सर। तरीके का प्रेसिडेंट बन जाता है। इसलिए उस मेन प्रेसिडेंट को कि किस केस में वो हेल्ड होके आया है उसको ही मेंशन करना पड़ता है, या कोई ऐसी गाइडलाइन जो काम की होती है उनको ही, मेन मेन जो चीजें होती है उनको ही करना पड़ता है, सारा केस लॉ या फैक्ट नहीं। ये केस लॉ और फैक्ट क्यों आपको पढ़ना पड़ता है, उसका रीजन है। आपको इसलिए पढ़ना पड़ता है, इसके पीछे क्या कारण रहा है, कौन से रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू में, वैसे मेंस में तो नहीं लिखोगे, लेकिन इंटरव्यू में पूछे जाने वाली चीजें जो होती हैं इन्हीं फैक्ट से निकल के आती हैं, कि उस प्रिंसिपल को देने के पीछे कोर्ट का रीजन क्या रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए काम ओके। करते हैं। ओके। और कुछ पूछना है, कोई सवाल आपका?